आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन एमएसएमई में करा के गवर्नमेंट से 50% की सब्सिडी हासिल कर सकते हैं और किस तरह से अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन एमएसएमई में करा के आप 5 बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। और उसके साथ ही हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि एमएसएमई क्या है, एमएसएमई समाधान क्या है और एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 2006 क्या है। और उसके साथ ही मैं इस वीडियो के एंड में आपके साथ 2 ऐसे केस लॉज डिस्कस करूंगा जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे और आप आज ही अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन एमएसएमई में करा लेंगे। बिजनेस स्टार्टअप सीरीज की ये मेरी सेकंड वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है और आप अगर कोई एंटरप्रेन्योर है या आप कोई स्टार्टअप स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में मैंने ऐसे टॉप 5 लीगल चैलेंजेस डिस्कस किए हैं जो हर बिजनेस को फेस करना पड़ता है। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो को जरूर देखिए। लिंक मैं आपको उसका आई बटन पे भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। सो हे दोस्तों, मैं हूं नावेद मोमीन, अ लॉयर, राइटर, यूट्यूबर, फैसिनेटिंग स्पीकर, लीगल एंड बिजनेस कंसल्टेंट, having more than 12 years of experience in the law field. So उम्मीद करता हूं आप सब फिट होंगे क्योंकि हेल्थ ही सबसे बड़ी वेल्थ है। So चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। So let's begin. एमएसएमई क्या है ये समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि एमएसएमई को हमारी कंट्री की इकोनॉमी का बैकबोन क्यों कहा जाता है। क्योंकि एमएसएमई का हमारी कंट्री की जीडीपी में 8%, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 45% और एक्सपोर्ट में 40% का कंट्रीब्यूशन है। एमएसएमई क्या है? एमएसएमई स्टैंड्स फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। इंटरप्राइजेस का मतलब यहाँ पे है कारोबार, धंधा या व्यापार। जैसे कि इसके नाम से हमें पता चलता है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, ये 3 कैटेगरी के बिजनेस एमएसएमई में फॉल होते हैं। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के अफेयर्स को गवर्न और मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मिनिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूट की है जिसे हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के डेवलपमेंट और रेगुलेशन के लिए एक सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव लॉ इनैक्ट किया गया है जिसे हम कहते हैं माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 2006, यानी एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 2006, जो ये डिफाइन करता है कि कौन कौन से बिजनेसेस इन 3 कैटेगरी में फॉल करते हैं और कौन कौन से लोग हैं जो इस एक्ट के अंदर अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 2020 में इंडियन पार्लियामेंट ने एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 2006 में एक अमेंडमेंट कैरी आउट किया जिसके जरिए क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया को इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी की जगह एनुअल टर्नओवर कर दिया। अगर हम 2020 अमेंडमेंट को लेमैन वर्ड्स में समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब यह है कि 2020 अमेंडमेंट से पहले जो क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया था वो आपका इन्वेस्टमेंट था कि आपने अपने बिजनेस के प्लांट एंड मशीनरी में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। लेकिन 2020 अमेंडमेंट के बाद ये क्राइटेरिया चेंज हो गया और एनुअल टर्नओवर को नया क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया बना दिया गया है। सो क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया आफ्टर 2020 अमेंडमेंट क्या है? सो जिस बिजनेस का एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ या उससे कम है सो वो माइक्रो इंटरप्राइजेस की कैटेगरी में फॉल करेगा। जिस बिजनेस का एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ और 75 करोड़ के बीच में है सो वो स्मॉल इंटरप्राइजेस की कैटेगरी में फॉल करेगा। और जिस बिजनेस का एनुअल टर्नओवर 75 करोड़ और 250 करोड़ के बीच में है सो वो मीडियम इंटरप्राइजेस की कैटेगरी में फॉल करेगा। और जिस बिजनेस का एनुअल टर्नओवर 250 करोड़ को क्रॉस कर जाता है तो वो एमएसएमई क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता है। सो एमएसएमई में अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराने के 5 बेनिफिट क्या है? नंबर 1, कोलैटरल फ्री लोन फ्रॉम गवर्नमेंट। सो एमएसएमई के अंडर जितने भी बिजनेसेस रजिस्टर्ड है उन तमाम बिजनेसेस को बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट पे गवर्नमेंट की तरफ से कोलैटरल फ्री लोन प्रोवाइड किया जाता है। अब ये कोलैटरल फ्री लोन क्या होता है? कोलैटरल फ्री लोन ऐसे लोन होते हैं जिसे हासिल करने के लिए आपको किसी तरह की कोई सिक्योरिटी या कोई चीज गिरवी नहीं रखनी पड़ती है। आपको अपने गोल्ड्स गिरवी नहीं रखने हैं, आपको अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स गिरवी नहीं रखने हैं, आपको अपने शेयर, इक्विटी एंड बॉन्ड गिरवी नहीं रखने हैं। बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट पे गवर्नमेंट की तरफ से कोलैटरल फ्री लोन आपको प्रोवाइड किया जाता है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमने कोलैटरल फ्री लोन के लिए अप्लाई किया लेकिन हमारा लोन सैंक्शन ही नहीं होता है। तो इस चैलेंज को एड्रेस करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस ने एक इनिशिएटिव लिया है कि लोन एप्लीकेशन प्रोसीजर को बहुत इजी और यूजर फ्रेंडली कर लिया है और इस बात को इंश्योर किया है कि जो क्वालिफाइड बिजनेसेस लोन के लिए अप्लाई करते हैं एज सुन एज पॉसिबल उनके लोन एप्लीकेशन को सैंक्शन कर दिया जाए। सेकेंड बेनिफिट है ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट एंड अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के रजिस्ट्रेशन के ऊपर 50% की सब्सिडी ऑन गवर्नमेंट फीस। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी इंडिविजुअल को अपने बिजनेस के ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल करना है सो उसे गवर्नमेंट फीस के तौर पे 4500 पे करना पड़ता है।
और अगर कोई कंपनी जो एमएसएमई में रजिस्टर नहीं है वो अपने बिजनेस के ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल करती है तो उसे 9,000 रुपीज पे करना पड़ता है। वहीं अगर कोई ऐसी कंपनी जो एमएसएमई में रजिस्टर है वो अपने बिजनेस के ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल करती है तो उसे 50% की सब्सिडी मिलती है ऑन गवर्नमेंट फीस, तो उसे 9,000 की जगह सिर्फ 4,500 ही पे करना पड़ेगा। थर्ड है इंटरेस्ट रेट एग्जेम्पशन ऑन ओवरड्राफ्ट। जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज हमें बैंकों से प्रोवाइड की जाती है, जो बिजनेसेस एमएसएमई में रजिस्टर्ड है उन्हें एग्जेम्पशन मिलता है इंटरेस्ट रेट के ऊपर। ये बैंक टू बैंक वेरी करता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें तो ऑन एन एवरेज ये 1% का एग्जेम्पशन हमें मिलता है, यानी 1% की छूट हमें मिलती है ऑन इंटरेस्ट रेट। इसका फोर्थ बेनिफिट है इंडस्ट्रियल प्रमोशन सब्सिडी। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के डेवलपमेंट और उनके प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें इंडस्ट्रियल प्रमोशन सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। अब ये इंडस्ट्रियल प्रमोशन सब्सिडी क्या होती है? आपने बहुत बार न्यूज चैनल में देखा होगा या फिर न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कुछ प्लॉट, जिसे हम स्कीम वाले प्लॉट भी बोलते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के इंडस्ट्रियल सेटअप के लिए या उनकी फैक्ट्री सेटअप के लिए लेके आती है, जो मार्केट रेट से ऑलमोस्ट 50% की सब्सिडी पे उन्हें प्रोवाइड की जाती है ताकि एमएसएमई जो है वो डेवलप कर सके, एमएसएमई जो है वो उनको प्रमोट करने के लिए। इसका फिफ्थ बेनिफिट बहुत इंपॉर्टेंट है और नीड ऑफ द आवर है, और वो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिलेड पेमेंट। और आप सब इस बात को मानते होंगे कि आज हर बिजनेस इस चैलेंज को फेस कर रहा है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 2006 के अंदर कुछ सेक्शंस हैं जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट डिलेड पेमेंट। उनमें से कुछ क्रूशियल सेक्शंस को हम यहाँ पे डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 15। सेक्शन 15 के मुताबिक अगर सप्लायर ने अपनी गुड्स एंड सर्विसेज बायर को प्रोवाइड की और बायर ने सप्लायर की गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सेप्ट कर लिया, तो इन दोनों के दरमियान में जो एग्रीमेंट हुआ है और उस एग्रीमेंट में पेमेंट से रिलेटेड जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली बायर सप्लायर को पेमेंट करेगा। और अगर दोनों के दरमियान में कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है तो इस एक्ट सेक्शन के मुताबिक बायर सप्लायर को 45 डेज के अंदर पेमेंट करेगा, और अगर वो 45 डेज के अंदर पेमेंट नहीं करता है तो आप इस एक्ट के अकॉर्डिंगली उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। आप क्या एक्शन ले सकते हैं वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 2B। सेक्शन 2B सेक्शन 15 से रिलेटेड है। सेक्शन 15 में हमने देखा कि अगर बायर सप्लायर की गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सेप्ट कर लेता है तो, और सेक्शन 2B ये डिफाइन करता है कि बायर की तरफ से कब एक्सेप्टेंस माना जाएगा। सेक्शन 2B के मुताबिक बायर अगर सप्लायर से कोई गुड्स एंड सर्विसेज लेता है तो उस गुड्स एंड सर्विसेज लेने के 15 डेज के अंदर उसे अपना ऑब्जेक्शन रेज करना है कि सप्लायर्स के गुड्स एंड सर्विसेज डिफेक्टिव है, पुअर क्वालिटी के है, अप टू द मार्क नहीं है, या जो भी उसको ऑब्जेक्शन है उसे वो 15 डेज के अंदर रेज करना है। और अगर वो 15 डेज के अंदर इस तरह का कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं करता तो ये मान लिया जाएगा कि बायर की तरफ से सप्लायर के गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सेप्ट कर लिया गया है। और फ्यूचर में अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उस वक्त बायर ये नहीं कह सकता कि मैंने सप्लायर की गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सेप्ट नहीं किया है या उसकी गुड्स के अंदर कोई ऑब्जेक्शन है, तो उस वक्त वो कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकता है। जो भी ऑब्जेक्शन उसे रेज करना है गुड्स एंड सर्विसेज के मिलने के 15 डेज के अंदर ही उसे ऑब्जेक्शन रेज करना है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 16। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको बहुत ध्यान से सुनिए। सेक्शन 15 में हमने देखा कि बायर ने सप्लायर को 45 डेज के अंदर पेमेंट करना है अगर इन दोनों के दरमियान में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो। और अगर बायर सप्लायर को 45 डेज के अंदर भी पेमेंट नहीं करता है तो प्रिंसिपल अमाउंट जो उसे पे करना है उसके साथ उस दिन का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उस रेट ऑफ इंटरेस्ट का 3 गुना कंपाउंड इंटरेस्ट बायर को सप्लायर को पे करना होगा। इसको मैं थोड़ा सा और आसान करके बताता हूं कि बायर ने सप्लायर को जो प्रिंसिपल अमाउंट देना है वो तो देना ही है, उसके अलावा उस दिन का जो आरबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उस रेट ऑफ इंटरेस्ट का 3 गुना कंपाउंड इंटरेस्ट उसके साथ मिला के बायर ने सप्लायर को पे करना है। सेक्शन 16 जो है वो एक पेनल्टी सेक्शन के तौर पर काम करता है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 19। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 19 के मुताबिक अगर कोई ऑर्डर सप्लायर के फेवर में हो जाता है और बायर उस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए अपील फाइल करना चाहता है तो उस ऑर्डर में जो अमाउंट डिसाइड हुआ है उस अमाउंट का 75% उसे पहले डिपॉजिट करना होगा, उसके बाद ही वो अपील फाइल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑर्डर में ये डिसाइड हुआ है कि बायर ने सप्लायर को 1 करोड़ रुपया पे करना है, 1 करोड़ रुपए का 75% यानी 75 लाख बायर को पहले डिपॉजिट करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो अपील में जा सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा गया है कि बायर अपील में जाने की बजाय
सप्लायर से कांटेक्ट करता है और उसी को पेमेंट देके मैटर को वहीं पर सेटल कर लेता है। ये तो हमने समझ लिया कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 2006 में कुछ सेक्शंस दिए हुए हैं जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट डिलेड पेमेंट। लेकिन इन सेक्शंस का इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, हम कहां इन सेक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं? सो यहां आता है एमएसएमई समाधान। एमएसएमई समाधान क्या है? एमएसएमई समाधान एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस ने क्रिएट किया है, जहां पर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस अपने डिलेड पेमेंट से रिलेटेड ऑनलाइन और ऑफलाइन एप्लीकेशंस फाइल कर सकते हैं। एमएसएमई समाधान के फायदे क्या है? नंबर 1, नोटिस विद इन 15 डेज टू द बायर। सप्लायर अपने डिलेड पेमेंट के अगेंस्ट में जो एप्लीकेशन फाइल करता है, उस एप्लीकेशन के फाइल करते ही 15 डेज के अंदर बायर को एक नोटिस चला जाता है। ये नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशियल स्टेज पे ये बायर के ऊपर एक मेंटल प्रेशर क्रिएट करता है और इस तरह से सप्लायर के पेमेंट रिकवरी के चांसेस जो है वो बहुत बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इसका बेनिफिट है रेजोल्यूशन विद इन 90 डेज। सप्लायर के एप्लीकेशन फाइल करने के 90 डेज के अंदर अगर कोई पैंडेमिक या नेचुरल क्लैमिटीज नहीं आती है तो 90 डेज के अंदर सप्लायर की एप्लीकेशन को फाइनल करने का प्रोविजन एमएसएमई समाधान में दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एमएसएमई समाधान को अप्रोच ना करते हुए किसी सिविल कोर्ट में जाकर रिकवरी सूट अगर फाइल करें तो नंबर 1, आपको एक लेंथी प्रोसीजर का सामना करना पड़ेगा। नंबर 2, आपका जो रिकवरी सूट है वो कितने सालों में फाइनल होगा आप उसे बता नहीं सकते। उसमें 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, 5 साल भी लग सकता है। सो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप अपने बिजनेस को एमएसएमई में रजिस्टर करवाइए और प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिलेड पेमेंट के लिए आप एमएसएमई समाधान में ही जाइए। लास्ट जो 2 बेनिफिट है इसके, वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। एक तो है कि अगर 45 डेज के अंदर बायर सप्लायर को पेमेंट नहीं करता है सो उस दिन का आरबीआई का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसका 3 गुना कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और उसके बाद अपील में अगर जाना है तो अपील में जाने से पहले 75% ऑफ अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करना होगा। एमएसएमई समाधान में अपना एप्लीकेशन फाइल करने के लिए आपको किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है? तो सबसे पहला उद्यम आधार नंबर, पार्टनर प्रोप्राइटर मोबाइल नंबर, पार्टनर प्रोप्राइटर आधार नंबर, बायर्स डिटेल, वर्क ऑर्डर कॉपी, कॉपीज ऑफ इनवॉइसेस। ये सारे डॉक्यूमेंट आप अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच करके आप एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं एमएसएमई समाधान में। अभी मैं आपको उन 2 केस लॉस के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में मैंने कहा था। इन दोनों केस लॉस का साइटेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनमें से जो पहला केस है उसके अंदर जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो था 12,58,000 रुपीज और उसके अगेंस्ट में जो इंटरेस्ट मिला है उसे वो मिला 22,57,000 रुपीज। मतलब उसे जो एक्चुअल प्रिंसिपल अमाउंट वसूल करना था वो था 12,58,000 रुपीज, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट मिला के जो एक्चुअल अमाउंट बायर ने सप्लायर को पे किया वो था 35,15,000 रुपीज। दूसरे केस में जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो था 1,84,21,000 रुपीज। उसके अगेंस्ट में जो इंटरेस्ट अमाउंट पे किया गया है वो किया है 3,58,08,000 रुपीज। यानी सप्लायर को जो प्रिंसिपल अमाउंट वसूल करना था वो था 1,84,21,000 रुपीज, लेकिन उसे जो अमाउंट बायर ने पे किया वो 5,42,29,000 रुपीज। सो ये कोई मिथ नहीं है कि एप्लीकेशन फाइल हो रहे हैं तो वो डिसाइड नहीं हो रहे हैं। ये सक्सेसफुली जो है एप्लीकेशन डिसाइड हो रहे हैं और सक्सेसफुली जो है उनको पेनल्टी के साथ में, इंटरेस्ट रेट के साथ में अमाउंट मिल रहा है। सो उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो इस वीडियो को आप 1-2 बार और से देखिए और वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जिन्हें आपके हिसाब से इस वीडियो की, इस इंफॉर्मेशन की जरूरत है। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूं। कमेंट करके मुझे अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिए और अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।